हेलो, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका क्लास 6 चैप्टर 7 जो कि आज का टॉपिक है। और इसमें आज हम देखेंगे पौधों के बारे में। पौधों का वर्णन जो है इसमें किया गया है। कितने प्रकार के पौधे होते हैं और उनमें उनकी जो पार्ट हैं उनका क्या काम होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हमारा वीडियो यदि ये आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। हम लोग पौधों को जानिए, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, पौधों को जानिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने जो है अनेक प्रकार के जो है पौधे देखे होंगे और लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते होंगे कि कौन झाड़ी है, कौन शाख है, या कौन किसे हम जो है पेड़ कहें। तो इसलिए जो है आपने देखा होगा कि पौधों को जो है मुख्य रूप से जो 3 भागों में जो है विभाजित किया जाता है, ठीक है। और इनके गुणों के ही आधार पे जो है 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है शाख, झाड़ी और वृक्ष, ये 3 पार्ट्स हैं इनके यहाँ पे। और इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, वो है शाख, ठीक है। तो शाख में पे हम बात करें तो शाख क्या होते हैं। शाख जो है इनका आकार जो है बहुत ही छोटा होता है। इनका आकार जो है वो छोटा होता है और इनके जो तने हैं वो मुलायम होते हैं। तने क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। और इनकी ऊंचाई जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि ऊंचाई जो है तुम्हारी ऊंचाई से, मतलब ऑन एवरेज जो है जो आदमी होते हैं, मनुष्य हैं, उनकी ऊंचाई से जो है कम ही होती है। तो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल में जो है गेहूं है, धान है, बंद गोभी है, घास है, पुदीना है। तो ये सभी क्या है, यहाँ शाक के एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो शाक क्या होता है, शाक जो है आकार में छोटा होगा, तने इनके मुलायम होते हैं और ऊंचाई जो होती है वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो उन्हें इस प्रकार के जो भी पौधे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, शाक कहेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं झाड़ी की। तो झाड़ी क्या होती है, झाड़ी जो है ये भी जो है आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं। और लेकिन शाक और झाड़ियों में मुख्य अंतर यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इनके शाक में क्या है, उसके तने जो है मुलायम होते हैं। और जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ी जो हैं, इनके तने जो होते हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं झाड़ियों के तने जो है। और शाक में जो है वो नीचे से एक ही तना जो है ऊपर की ओर चला जाता है। और झाड़ियों में क्या होता है, जो तना होता है उसके जमीन के पास से ही जो है इसमें शाखाएं विभाजित होने लगती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये कि झाड़ी के तने में जो है शाखाएं जो है जमीन से थोड़े ऊपर से ही निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपने पेड़ देखे होंगे, नींबू का है, हो गया, धनिया हो गई, मेहंदी और गुलाब हो गए, ठीक है। तो ये जो है इनमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल पास से ही, मतलब जो जमीन से थोड़ा सा ही बड़े होंगे और इनमें जो है शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं झाड़ियों में। और फिर हम बात करते हैं वृक्षों की। तो वृक्ष क्या है, वृक्ष जो वो कह सकते हैं जिनकी ऊंचाई जो है ज़्यादा होती है और जिनके तने जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। तो आकार में यानी कि जो पौधे जो है आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक। और जिनका तना जो है, मुख्य रूप से जो तना जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। और इनके तने से ही जो है शाखाएं निकलती हैं। इनकी शाखाओं में जो है क्या, पत्तियां हो गई, फूल, फल, ये जो है ये सभी जो है इसमें लगते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो आम है, जैसे कि बबूल है, नीम है, या नारियल है, या जामुन है। तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं, ये वृक्षों की कैटेगरी में इनको रखा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख लीजिए, फिगर में जो है आप देख रहे होंगे कि 3 दिखाए गए हैं आपको। तो जो पहला जो है वो क्या है, वो शाक है, ठीक है। और दूसरा जो फिगर बी दिख रहा है ये क्या है, झाड़ी है। देखिए दोनों में अंतर दिख रहा होगा कि तने से जो है वो जमीन के पास से ही जो है विभाजित होना शुरू हो गई झाड़ी,
ठीक है। और जो शाख है उसमें ऐसा नहीं है। और वृक्ष में तो काफ़ी ऊंचाई पे जाने के बाद जो है ये शाखाओं में विभाजित हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश किया गया है इसको। फिर हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के जो है पादप या पेड़ पौधे जो हैं वो क्या है। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये लताएं होती हैं। दो प्रकार की जो है मुख्य रूप से लताएं हैं, विसर्पी लताएं और आरोही लताएं। विसर्पी लताएं जो है उन पौधों को कहते हैं जिनका तना जो है बहुत ही कमजोर होता है। अब तना जब कमजोर होगा, तना कमजोर होने पे क्या होता है कि भाई ये अब क्योंकि ये खड़े नहीं हो पाएंगे पौधे, तो यानी कि जो पौधे जिनका तना जो है काफ़ी कमज़ोर होता है और वो जो है खड़े नहीं हो पाते हैं, यानी कि ज़मीन पे ही फैल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है। और उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे कि लौकी है, कद्दू हो गया, ठीक है, तरबूज है, तो ये सब क्या है, ये विसर्पी लताओं के उदाहरण हैं। ठीक। फिर हम बात करते हैं आरोही लता। तो आरोही लता में क्या होता है कि आरोही लता यानी कि जैसे कि आरोही का मतलब क्या होता है, चढ़ना। ठीक है। तो ये भी जो है पेड़ पौधे जो है ऐसे होते हैं जिनके तने कमजोर होते हैं, लेकिन सहारा अगर किसी का मिल जाए किसी चीज का, जैसे कि दीवार का सहारा मिल जाए या किसी डंडा कोई पास में खड़ा कर दिया जाए तने के पास से, या कोई पास में दूसरा पेड़ हो, तो उसके सहारे से ये क्या हो जाते हैं, ऊपर उसके चढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आरोही लता कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अंगूर हो गया, मनी प्लांट हो गया, और अमर बेल जिसको हम लोग कसकटा कहते हैं, तो अमर बेल जो है वो भी जो है इसी तरीके का है, आरोही लता ही होती है। बात करते हैं पादप की संरचना यानी कि पौधों की संरचना की। तो पौधों की संरचना के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से जो है ये दो प्रकार के दो भाग इनके होते हैं। दो भागों में क्या, जड़ और तना। ठीक है। जड़ और तना यानी कि जो जमीन के अंदर का जो भाग होता है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम जड़ कह देते हैं, और जो जमीन के ऊपर का जो भाग होता है उसको हम क्या कह देते हैं, तना कह देते हैं। ठीक है। लेकिन क्या जड़ और तना ही दो भाग हैं? नहीं भाई, इसमें फूल भी होता है, फल भी होता है, और इसमें पत्तियां भी होती हैं। ठीक है। जो शाखाएं कटी रहती हैं। तो इस तरीके से कई भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इसको दो ही भागों में विभाजित किया गया है, जड़ और तना में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, जड़ की। ठीक है। जड़ की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, जड़ जो है वो जमीन के, सबसे पहली बात तो है जमीन के अंदर होती है, यानी प्रकाश की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में इसका ये बढ़ती जाती है, यानी कि अंदर की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है। जमीन के अंदर जो है, मिट्टी के अंदर जो है बढ़ती जाती है। अच्छा, इसका काम क्या है, ये जो है पेड़ों को मजबूती प्रदान करती है। मजबूती कैसे, मजबूती इन द सेंस है कि ये पेड़ जो खड़े होते हैं तो इन्हीं की बल पे जो है खड़े होते हैं। अगर ये जड़ ना हो तो फिर कैसे खड़े होंगे ये। ठीक है। क्योंकि ये मिट्टियों में जड़ फैलती जाती हैं और वो मिट्टी जो है इसको मजबूती से बांध देती है। ठीक है, जमाए रखती है। तो इस तरीके से जो है ये पेड़ों को खड़ा रखती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि जड़ जो है वो एक लंगर की तरह जो है काम करती है। लंगर जैसे कि लोग होते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं तो उसमें फंसाने का काम करती है। ठीक है। तो ये जो है मिट्टी, जड़ जो है बढ़ती है तो मिट्टी में फंस जाती है। ठीक है। एक तरीके से इसका जो है क्या कर लेती है, बॉन्डेड कर लेती है, बांध देती है। ठीक है। फिर क्या है, दूसरा काम जो है जड़ का अगर देखा जाए तो जड़ जो है वो क्या करती है, जो मिट्टी है मिट्टी से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करती है। ठीक है। पानी और खनिज लवण का अवशोषण भाई, क्योंकि जैसे हम लोगों मनुष्यों को जो है या जीव जंतुओं को खाने पीने की आवश्यकता होती है, वैसे जड़ को भी क्या चाहिए भाई, खाना चाहिए या खनिज लवण चाहिए, पानी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें जो है वो जड़ जो है जमीन से लेती हैं। ठीक है। जमीन से ले लेती है पानी और खनिज लवण का अवशोषण करके। ठीक है। अब हम जड़ की बात करते हैं कि मुख्य रूप से जड़ होती कितनी प्रकार की हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जड़ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला जो है मूसला जड़ और दूसरा जो है वो रेशेदार जड़ होती हैं। ठीक है। रेशेदार जड़ को यहाँ पे झकड़ा जड़ भी कहा गया है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम कि मूसला जड़ें क्या होती हैं। मूसला जड़ों की अगर बात किया जाए तो हम फिगर की ओर पहले चलते हैं। ये देखिए फिगर जो है, तो मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। ठीक है। दोनों में देखिए कुछ अंतर दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मूसला जड़ें
इस प्रकार की जड़ में जो है मतलब एक जो है मुख्य जड़ होती है और उसमें फिर धीमे धीमे शाखाएं और उपशाखाएं निकलती रहती हैं। तो उन ऐसे पौधे जिसमें इस प्रकार की जड़ें होती हैं जिनमें एक मुख्य जड़ हो और फिर उसकी उनकी शाखाएं विभाजित होती रहती हैं, जड़ों की भी शाखाएं विभाजित होती रहती हैं और काफ़ी गहराई तक ये जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि क्या दे रखा है, मटर है, मूली है, गाजर, आम, गेंदा, सरसों आदि जो है ये सभी मूसला जड़ों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ की। तो रेशेदार जड़ जो है या झकड़ा जड़ जो है, इनके बारे में चर्चा करें तो ये भी क्या है भाई, ये जड़ें जो होती हैं वो तने के आधार से कई पतली पतली जड़ें निकलती हैं भाई। जैसे कि मैंने मूसला जड़ में क्या बोला, मूसला जड़ में बोला कि एक मुख्य जड़ होती है और वो जो है कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है, ये तने से ही जो है कई जड़ें जो है डिवाइडेड रहती हैं, मतलब एक जड़ ना होके कई जड़ें निकली रहती हैं, पतली पतली जड़ें जो है निकली रहती हैं। तो इस तरीके की जो पौधे होंगे जिनमें इस तरीके की जड़ें होंगी जिसमें पतली पतली जड़ें निकली रहेंगी, वो हमारी क्या कहलाएंगी, वो रेशेदार जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें एग्जाम्पल में, तो ये जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, घास हो गई, ज्वार हो गया, तो ये सभी जो है ये रेशेदार जड़ों के उदाहरण हैं। और ये और क्या क्या खास बात होती है, ये जो है ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है, मतलब जहाँ ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। ठीक है भाई, जैसे आम की जड़ों को आप देखोगे तो वो काफ़ी अंदर तो होती हैं, ठीक है, लेकिन जो घास होती है उसको देखो आप, गेहूं का देखो पौधा, तो उसमें जो है ज़्यादा गहराई तक थोड़ी होती हैं जड़ें। तो इस तरीके से, और फिगर में भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से देखिए दिखाया गया है। तो जो आपका ये पहला फिगर दिख रहा है ये आपका क्या है, मूसला जड़ का है, और दूसरा ये जो है ये आपका क्या है, रेशेदार जड़ का उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं अब हम तने पे। तना क्या है भाई, तो तना जो है जैसे कि हमने बोला कि जड़ में, जड़ जो है वो जमीन के अंदर जो है जमीन जड़ें बढ़ती जाती हैं और मिट्टी जो है मिट्टी के थ्रू वो बांध लेती है, जिसके बल पे ही जो है पेड़ खड़ा रहता है। लेकिन तना जो है, अब जमीन के ऊपर की बात करें तो जमीन के ऊपर का जो भाग होता है वो तना होता है, और यही जो है मुख्य रूप से पेड़ को ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, यही क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है। अगर ये तना ही जो है धीमे धीमे बढ़ता है, अब तने के बेसिस पे, अब तने में क्या होगा, तने में ही जो है शाखाएं होती हैं, फिर पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, इसी में तने के ही पार्ट्स होते हैं ये सब। ठीक है बात करते हैं कि जो पत्तियां जो होती हैं, शाखा जो है वो जिस तने के जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से निकलती हैं, ठीक है, तने के जिस बिंदु से या जिस पॉइंट से शाखा निकलती है या पत्ती निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नोड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नोड कहते हैं। ये ध्यान रखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोडों के बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे इंटर नोड कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। दो नोडों के बीच के भाग को इंटर नोड कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। और तने के जिस बिंदु से शाखा या पत्ती निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे नोड कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं तने के कार्य की। तो तने का कार्य क्या है भाई, पहला मुख्य रूप से बताया मैंने कि ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, ढांचा प्रदान करेगा, और साथ ही साथ क्योंकि जैसे जल और खनिज लवण जो है वो जड़ एब्जॉर्व कर लेती है मिट्टी से, लेकिन अब जड़ के बाद क्योंकि ऊपर के जो पार्ट्स हैं वहां तक कैसे पहुंचेगा, तो वहां तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो तने का होता है। तना ही क्या करता है, जड़ से वो सारी चीजें ले लेता है और जल और खनिज लवण का संवहन तने के द्वारा होता है। ठीक है, भोजन का भी संवहन जो है तने के, भाई जो पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाती हैं, उसका संवहन भी जो है तना ही करता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं भाई। अब आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है कैसे, ये आप फिगर देख रहे होंगे। तो देखिए पहला जो फिगर ए है उसमें क्या है, तने में जल जो है ऊपर चढ़ता है, या ये बात बताई गई है। क्या कैसे पता करेंगे भाई, आप ऐसा करिए, कोई एक सॉल्यूशन लीजिए और उसमें कलर मिला दीजिए, कलर मिला देंगे। अब एक पेड़ का तना काटिए,
काट के उसको जो है उस पर काफ़ी कुछ देर के लिए 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए उसमें छोड़ दीजिए, उस सॉल्यूशन में। छोड़ने के बाद क्या होगा कि जब आप उसको निकालोगे 1 मिनट बाद, तो 1 मिनट बाद जो है आप उसको काटिए, पतली सी जो है परत जो है काट लीजिए नीचे से जब काटेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो है कुछ सिरे जो है तने के, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ये फिगर में, बी फिगर में जो है जो सिरे होते हैं उनका विवर्धित दृश्य जो है दिखाया गया है यहाँ पे। तो वो जो कलर होता है वो धीमे धीमे उस तने में चढ़ने लगता है, ठीक है। तने में क्या होता है, धीमे धीमे चढ़ने लगता है इस तरीके से। तो वही यहाँ पे जो है रेड कलर का अगर सोल्यूशन लिया गया तो रेड यहाँ पे दिखा दिया गया है। जिस भी कलर का आपने लेंगे, ब्लैक लेंगे, येलो लेंगे, जैसा भी लेंगे आप, तो वो कलर जो है उसमें तने में अंदर दिखेगा उसके परत में जो है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि कैसे संवहन होता है, उस पर चर्चा की गई है। फिर बात करते हैं पत्तियों की। अब पत्तियों में क्या है कि पत्तियों की बात करें तो पत्तियां क्या है, ये पतली चपटी होती हैं और हरे रंग की रचना होती है ये। और ये हरा रंग जो होता है इनमें, ये होता क्या क्यों है भाई, क्योंकि पौधों में जो है मैक्सिमम जो जीवित जीव जंतु जो जीवित कोशिकाएं होती हैं पेड़ पौधों की, उसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, इसका रंग जो है हरा होता है, ठीक है। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट का में क्लोरोफिल ना हो, ठीक है, यानी कि सिंपल आप बोलो कि क्लोरोफिल ना हो, तो इसका पत्तियों का रंग जो होगा वो हरा नहीं होगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में याद रखिएगा ये मैग्नीशियम जो है पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है तत्व होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। कौन, इसका सिंबल होता है Mg, ठीक है, Mg। ये जो है मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अच्छा, जो पत्ती का जो चपटा भाग होता है, चपटा भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको फलक डिफाइन किया जाता है, उसको फलक कहा जाता है। और पत्ती जो है जिस डंठल के थ्रू जो है किससे, तने से जुड़ी रहती है, ठीक है। तने से जो पत्ती जुड़ी रहती है, शाखा जो निकली हुई है उससे जुड़ी रहती है, उस पार्ट को जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है, उस पार्ट को यहाँ पे पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं, ठीक है, पर्णवृंत कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, पर्णवृंत कहते हैं यहाँ पे। और फिर बात करें शिराविन्यास की, तो आखिर ये शिराविन्यास क्या है, तो शिराविन्यास जो है यहाँ पे शिराविन्यास की बात करें तो पत्तियों में जो मतलब सजावट का जो कार्य करता है वो जो है शिराविन्यास ही करते हैं, ठीक है भाई। पत्तियां जो होती हैं उसमें आप देखते होंगे पतली पतली जो है शेड जैसे बने रहते हैं, लकीरें जैसी जो है उसमें खिंची रहती हैं, तो वही उसकी सजावट है। तो वही उसकी सजावट की बात जो बोली गई है वो कौन करता है, वो शिराविन्यास करते हैं। और देखा जाए तो मुख्य रूप से जो शिराविन्यास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। शिराविन्यास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के शिराविन्यास होते हैं, ठीक है। एक कैसा होता है, एक जालिका रूप में होता है, एक कैसा होता है, जालिका रूप में होता है। और दूसरा कैसा होता है, दूसरा होता है समांतर रूप में। एक जालिका रूप में और दूसरा समांतर रूप में, ठीक है। ये होते हैं 2 तरीके के। तो जालिका रूप का मतलब कैसा है, जैसे आप ज्यादातर देखते होंगे तो जो पत्तियां होती है उसमें आपको जालिका रूप में ही देखने को मिलती होंगी, ठीक है। आपने ज्यादा जब ध्यान दिएंगे, जैसे कि हम पत्ती आपको दिखाते हैं, ये देखिए फिगर में, ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे कि पत्तियां जो हैं इस तरीके की जो पत्तियां होंगी वो जालिका, मतलब कि एक बीच में जो है शिराविन्यास गया है और उससे कई शिराविन्यास जो है जुड़े हुए निकले हुए डिजाइन जैसी बनी हुई है, जाली जैसी बनी हुई है। तो इस तरीके की जो पत्तियां हैं इनमें क्या है, ये जो है इस तरीके से गई है ना, ये जाली जैसी बनी है ये सब। तो ये जो है जालिका रूपी शिराविन्यास है, इसको क्या कहते हैं, जालिका रूपी शिराविन्यास। और दूसरी जो आप देख रहे हैं पत्ती, इसमें क्या है, इसमें जो शिराविन्यास होती है वो कुछ इस तरीके से समानांतर ऐसे सीधे सीधे होंगी, सीधे सीधे जिसमें शिराविन्यास होती हैं वो उनको क्या कहते हैं, उनको समानांतर शिराविन्यास कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई जालिका रूपी शिराविन्यास और समानांतर शिराविन्यास की, ठीक है।
तो अब अच्छा ये भी बात कर लेते हैं कि जो मूसला जड़ें जो होती हैं, तो मूसला जड़ों में ज़्यादातर आप देखोगे कि उसमें जो है सिरा विन्यास जो होती है उनकी पत्तियों में सिरा विन्यास जो है जालिका रूपी होता है। और जो रेशेदार जड़ होती हैं उनकी पत्तियों में क्या होता है, उनकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पौधों की पत्तियों में क्या होता है, समानांतर सिरा विन्यास होते हैं जिनमें रेशेदार जड़ होती हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पार्ट पत्ती दिखाई गई है। तो यहाँ पे जो पटल मैं कह रहा था, पटल जो है वो इसको कहा गया है। ठीक है, जो भी मतलब चपटा पार्ट है ये, ठीक है, ये पूरा पार्ट चपटा पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं, इसको हम पटल कहते हैं। जो ये तना जो है, ये तना जो है, तना और पत्ती जो है जिस पॉइंट से जो है जुड़ा रहता है, जिस पॉइंट से जुड़ा रहता है उसको नोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम नोड कहते हैं, NODE। ठीक है, नोड कहा जाता है। ये रहा। और ये फिर जो पार्ट पत्ती और तने के बीच का जो ये पार्ट होता है, ये जो डंठल हमें दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, स्टोमेटा की बात करते हैं। स्टोमेटा और रंध्र, भाई स्टोमेटा को ही क्या कहते हैं, रंध्र कहा जाता है। तो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे जो है असंख्य छिद्र होते हैं। और भाई ऐसे तो दिख रहा नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ करके आप देख सकते हो। तो इसमें जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं और इन छिद्रों को ही क्या कहते हैं, रंध्र कहा जाता है। अच्छा, इन रंध्रों का या इन स्टोमेटा का जो काम मतलब काम क्या होता है, तो जो गैसों का आदान प्रदान है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से मिलेगा, वो रंध्रों से ही होकर जो है पत्ती के अंदर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए ऑक्सीजन जो अंदर जाता है वो भी इन रंध्रों के माध्यम से ही जाता है। ठीक है। अच्छा, जो जलवाष्प का जो मतलब जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है, जो जलवाष्प जो निकलता है वो भी कहाँ से निकलता है, वो भी रंध्रों से निकलता है। अगर आप ऐसे देखो कि एक पत्ती ले लीजिए या एक पेड़ हो और उस पे जो है उसकी एक पत्ती पे जो है पन्नी बांध दीजिए पूरा, और उसको जो है शाम को बांधिए और सुबह या दूसरे दिन मतलब जो है उसको आप खोलिए, तो आप देखेंगे पन्नी में जो है आपको पानी दिखेगा। ठीक है, मतलब ऐसा कर दीजिए कि उसमें जो है एयर जा ना पाए। ठीक है, इस तरीके से बांध दीजिए। तो उसमें यानी उसमें पानी आया कहाँ से, तो वहाँ जो पानी जो आ रहा है वहाँ से जो वाष्प आई है वो रंध्रों के माध्यम से ही आई है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को ही मतलब जो पौधों में से जो जलवाष्प निकल रही है, इस प्रक्रिया को ही क्या यहाँ डिफाइन किया गया है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये बात की गई है स्टोमेटा और रंध्र में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पत्तियों के कार्यों की। पत्तियों के कार्यों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो है इसका काम क्या होता है, भोजन को बनाना होता है। अब भोजन बनेगा कैसे, भोजन जो है वो सूर्य के प्रकाश में बनता है। सूर्य के प्रकाश में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, वही उसी के माध्यम से तो भोजन बनेगा। पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण के जो करती हैं, क्रिया करती हैं, उसी के माध्यम से भोजन बनता है। अब उसमें क्या होगा, उसमें जो है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो है और जल लेकर जो है भोजन बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की हेल्प से जो है भोजन बनता है। और वाष्पोत्सर्जन का जो कार्य है वो भी किसका ही है, उसको वो भी पत्तियों का ही होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पुष्पों की। तो पुष्प जो है भाई सबसे अच्छा जो है पौधे में देखा जाए तो हमको पुष्प ही लगता है देखने में। ठीक है, तो पुष्प जो है उसकी बात करें तो ये जो है पौधे का प्रजनन तंत्र होता है। ठीक है, और इसमें इसके भी कुछ अपने मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि वाह्यदल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है। तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं हम कि सबसे पहले वाह्यदल क्या होता है। जैसे कि गुलाब का या किसी भी कोई भी फूल आप देखेंगे तो बाहर जो हरी लेयर दिखती है, ग्रीन कलर की लेयर ऊपर की दिखती है। ठीक है, बाहरी चक्र पत्तियों पे हरी संरचनाएं जो बनी रहती हैं, उन्हें ही हम क्या डिफाइन करते हैं, उन्हें ही हम बाह्य दल डिफाइन करते हैं। और ये कलिका अवस्था में जो है पुष्प की सुरक्षा करती हैं। ठीक है,
जैसे और फिर पंखुड़ी की बात करें तो पंखुड़ी जो है जो जैसे कि हमने गुलाब की बात की, तो गुलाब की जब आप कली देखोगे तो ऊपर हरी लेयर जो है वो जो दिखती है वो हमारा वायदल था। उसके अंदर जो है जो पत्तियां छोटी रेड कलर की हमको दिख रही हैं वो क्या है, वो हमारा जो है यहाँ पे पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है, इसे जो है इसे क्या कहते हैं, इसको कोरोला कोरोला कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कोरोला कहा जाता है। ठीक है, पंखुड़ियों के चटक रंगों से जो मतलब कीड़े हैं और जो पक्षी हैं वो आकर्षित होते हैं और इसीलिए जो है इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। भाई तितलियां जो होती हैं वो पुष्पों पे ज़्यादा क्यों जाती हैं, क्योंकि वो कलर्ड होते हैं ना, रंगीन होते हैं। इसीलिए इसमें जो है परागन की जो क्रिया होती है वो इसी के कारण जो है इसमें मदद करती है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से दिखा दिया गया है का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा वायदल है और ये पत्तियां जो दिख रही हैं ये हमारी क्या हैं, ये इनको हम क्या कर रहे हैं, पंखुड़ियाँ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे चलें, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो जिसमें आपको फिगर बाद में देखिए। इससे पहले क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर जो है, पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर एक्चुअली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला जो है तंतु और दूसरा जो है परागकोश जो है। ठीक है, तो यहाँ पे तंतु क्या होता है, जो डंडीनुमा पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तंतु डिफाइन करते हैं। और डंडीनुमा जो तंतु है, इस तंतु के ऊपर का जो छोटा सा पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। अगर हम फिगर में देखें कुछ इस तरीके से तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये जो है तंतु जो है, ये डंडीनुमा जो पार्ट दिखाया गया इसको क्या कहेंगे, इसको हम तंतु डिफाइन करेंगे। और ये जो पार्ट दिखाया गया है, ठीक है, इनको हम क्या डिफाइन करेंगे, इनको हम परागकोश डिफाइन करेंगे। तो दोनों को मिलाकर जो है क्या बोला गया है, पुंकेसर बोला गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, स्त्री केसर की। तो स्त्री केसर क्या होता है, स्त्री केसर आप देख रहे होंगे फिगर में देखे हैं तो ये देखिए नीचे का जो पार्ट होता है ये, इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्त्री केसर। और स्त्री केसर में भी जो है ये भी 3 पार्ट से जो है मिलकर बना होता है। ठीक है, 3 पार्ट से मिलकर बना रहता है। ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। जो शीर्ष चोटी का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, और दूसरा बीच का जो मिडिल पार्ट होता है उसको वर्तिका कहते हैं। और नीचे का जो भाग जो फूला हुआ होता है थोड़ा सा, उसको क्या कहते हैं, उसको हम अंडाशय डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है स्त्री केसर की बात हो जाएगी। और फिर परागन की बात करें तो परागन परागकोश से वर्तिकाग्र तक जो परागकणों का जो स्थानांतरण होता है, जो मूवमेंट होता है, उस प्रक्रिया को ही हम क्या डिफाइन करते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम परागण डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही एनसीईआरटी सीरीज़ में आगे वीडियोस पाने के लिए कमेंट करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।